मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं संजय कुमार आज इंडियन इकॉनमी में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसका हम डिस्कशन करेंगे आने वाले एग्जाम में इस चैप्टर से। ये चैप्टर जो है मुद्रा एवं बैंकिंग है। कौन सा चैप्टर है? मुद्रा एवं बैंकिंग। और इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। कहता है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है। किसने कहा? तो ये क्रॉमर ने कहा था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, मतलब मनी बिगेट्स मनी। हम मनी को जहां इन्वेस्ट करेंगे वहीं पर लाभ की संभावना होगी, इसलिए मनी से ही मनी को कमाया जा सकता है। किसने कहा? क्रॉमर ने कहा है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेसम का नियम का संबंध मुद्रा के प्रचलन से है। ग्रेसम का नियम क्या कहता है कि जो मुद्रा है आपका, जो मनी है, वो ऑलरेडी प्रचलित बाजार में होगी। कौन मुद्रा ज़्यादा प्रचलित होगी? तो कटे फटे नोट कहा जाता है। ग्रेसम का नियम कहता है कटे फटे नोट, पुराने नोट, अच्छे नोट को मार्केट में प्रचलन से बाहर कर देते हैं। क्यों? इसको बढ़िया से समझिएगा। आपके पास 2000 का नोट है, एक नया है और दूसरा पुराना है। आप हमें कौन सा नोट देना चाहिएगा? पुराना नोट देना चाहिएगा। तो प्रचलन में कौन रहेगा? पुराना। नया नोट सब पॉकेट में रहेगा। इसलिए मार्केट में यानी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट में प्रचलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा का मतलब यहाँ कटे फटे नोट से है और अच्छी मुद्रा का संबंध नए नोट से है। यही ग्रेसम का नियम है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। ग्रेसम का नियम का संबंध किससे? मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य ऑलरेडी मूल्य को मापता है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का क्या मूल्य है इसको हम मापते हैं मुद्रा के माध्यम से। मूल्य उसका, किसी वस्तु का मूल्य उसमें संचय होता है, बिल्कुल सही है। और मूल्य का ट्रांसफ़र भी होता है मनी के माध्यम से, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा के माध्यम से नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता होती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता होती है उसको हॉट मनी बोला जाता है। जो भी विकसित देश का मनी है, डॉलर है, पाउंड है, ये सारा क्या है? हॉट मनी है। इसे हर कोई चाहता है कि डॉलर मेरे पास हो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक ठाक करने के लिए, इसलिए इसका डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये हॉट मनी होता है, ये स्थिर रहता नहीं एक जगह और शीघ्र पलायन कर जाता है, इसे ही गर्म मुद्रा कहा जाता है। हवाला क्या है? हवाला का मतलब ये हो गया कि एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से लेन देन क्या कहा जाता है? हवाला। इसी को रोकने के लिए सरकार ने फेमा एक्ट लाया है और उसके बाद फेरा एक्ट लाया है, ध्यान में रखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, इसके माध्यम से हम विदेशी मुद्राओं के आवागमन पर रोक लगा सकते हैं। हवाला का मतलब विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार से है, ध्यान में रखना है। हार्ड करेंसी क्या होता है? हार्ड करेंसी का मतलब वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी सप्लाई जो है ऑलरेडी कम है और डिमांड अधिक है, तो ध्यान में रखना है। यही मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाता है। जैसे डॉलर क्या हो गया? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी ही हॉट करेंसी होती है, ये ध्यान में रखना है। सॉफ्ट करेंसी क्या होगा? बांग्लादेश का मुद्रा सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। सप्लाई अधिक होगा, डिमांड नहीं होगा। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टका जो है सॉफ्ट करेंसी है, डॉलर जो है हार्ड करेंसी। उत्तर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट, सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या है? अभी हमने बताया वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। जैसे बांग्लादेश का टका जो है ऑलरेडी पूर्ति अधिक है लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है, तो ये टका है, ये सॉफ्ट करेंसी हो गया। नेक्स्ट है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर
लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। सोचिए, यदि मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं और आप इनकार नहीं कर सकते लेने में, क्योंकि प्रचलित मुद्रा है 1 रुपया, तो इसी को मिनिमम लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। 1 रुपया जो है मिनिमम लीगल टेंडर मनी, इसी को विधि ग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। इसको आप लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि इनकार कीजिएगा तो हर कोई नहीं लेना चाहेगा, इस प्रकार मुद्रा प्रचलन में नहीं रहेगा और इस प्रकार सरकार द्वारा प्राप्त की गई ये मान्यता प्रदान की गई मुद्रा है और इसे चलना ही चाहिए। इसको लेने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसी को विधि ग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी। लेकिन मिनिमम लीगल टेंडर मनी पूछेगा तो 1 रुपया हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और लीगल टेंडर मनी 1 रुपया से लेकर 2000 का नोट जो है हमारा मिनिमम लीगल टेंडर मनी है। 50 पैसा नहीं चलता, इसलिए मिनिमम लीगल टेंडर मनी ये नहीं है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सस्ती मुद्रा क्या है? सस्ती मुद्रा का मतलब देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, अभी हमने बताया है ना ऑलरेडी। महंगी मुद्रा, सस्ती मुद्रा, तो सस्ती मुद्रा क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा, ध्यान में रखना है। आसानी से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन डॉलर जो है ऑलरेडी बड़ा कठिन से उपलब्ध होता है, ध्यान में रखेंगे। तो डॉलर महंगी मुद्रा है, टका सस्ती मुद्रा है। आपको कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, जिसका डिमांड अधिक होगा वो महंगा होगा, ध्यान में रखेंगे, और जिसका सप्लाई कम होगा वो महंगा होगा, हॉट होगा। नेक्स्ट, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? अभी हमने बताया विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। भारत में विधिग्राह्य मुद्रा क्या? अभी हमने बताया विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? न्यूनतम विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है, ध्यान में रखना है। 1 रुपया जो है न्यूनतम है, और बाकी 2000 रुपया भी वो भी रुपया है, तो विधिग्राह्य मुद्रा है। वैसी मुद्रा जिसको सरकार मान्यता दिया है प्रचलन के लिए। सरकार यदि मान्यता खत्म कर देगा तो वो लीगल टेंडर मनी नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा कि 8 नवंबर 2016 को सरकार ने बोला कि 500 का नोट और 1000 का नोट नहीं चलेगा, तो ऑलरेडी उसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे, वो लीगल टेंडर मनी नहीं रहा। फिर से नया नोट 500 लाया और 1000 के जगह पर 2000 लाया, दैट इज द लीगल टेंडर मनी, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सही कथन इसमें कौन है? सही कथन इसमें कौन है ये देखना है। तो पहला, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता हो, हॉट मनी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है। दूसरा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक हो, हार्ड करेंसी है, बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है वो हार्ड करेंसी कहलाती है, ये सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, ये गलत है आपका। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला दूसरा चौथा सही है, इसमें तीसरा गलत था, ध्यान में रखेंगे। चलिए पिछला क्वेश्चन का उत्तर 1, 2, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अभी हमने बताया था कि 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500, 1000 का नोट को हटा दिया और 2000 और 500 का नया नोट लाया। इसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। बाजार में जब ब्लैक मार्केट अधिक हो जाएगा तो सरकार चाहती है कि इसको मार्केट से हटा दिया जाए, इसलिए समय समय पर उसको हटाया जाता है। इसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, ब्लैक मनी अधिक मार्केट में हो, नकली नोटों की अधिकता हो, तो सरकार विमुद्रीकरण लाती है। नेक्स्ट, बाजार का नियम, जेबी-से का नियम किसने, बाजार का नियम किसने दिया? तो जेबी-से का नियम जेबी-से ने दिया है। बाजार का नियम क्या कहता है? बाजार का नियम कहता है कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड।
पूर्ति मांग स्वयं पैदा करती है। अब सवाल है कि यदि किसी चीज़ों का सप्लाई कर रहे हैं और यदि उपयोगी है, क्वालिटेटिव है, तो उसका डिमांड स्वयं होगा। ध्यान में रखना है, सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी जेबी से ने दिया था। मुद्रा संकुचन का मतलब क्या है? इसी को डिफ्लेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बाजार में जब इन्फ्लेशन अधिक हो जाती है और रुपया का वैल्यू कम जाता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो सरकार विभिन्न नीति के माध्यम से मुद्रा संकुचन का उपाय अपनाती है, जिसमें बाजार से मुद्रा को खींच लिया जाता है। इसी को मुद्रा संकुचन कहा जाता है, ताकि मुद्रा का वैल्यू बढ़े। अर्थात माल सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी कर दिया जाता है बाजार में। इसी को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई में सहायक क्या है? रिजर्व रेशियो, ऑलरेडी सीआरआर, बहुत बढ़िया। बैंक रेट, बिल्कुल। एमएसएफ, बिल्कुल। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ के माध्यम से हम मार्केट में मनी को हम नियंत्रित करते हैं। मुक्त बाजार नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑलरेडी ये डायरेक्ट नहीं है, ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद बिक्री करते हैं। तो सीआरआर के माध्यम से, एमएसएफ के माध्यम से, बैंक रेट के माध्यम से, तीनों के माध्यम से मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मनी सप्लाई दो तरीके से होती है, क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। इसको मैं आपको ऑलरेडी क्रैश कोर्स में बताऊंगा। क्रैश कोर्स भी उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे जुड़िए और जीएस मजबूत कीजिए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ये हो गया। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, अभी हमने बताया था, इसी को तो इन्फ्लेशन कहा जाता है। यही मुद्रास्फीति कहलाता है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं, ध्यान में रखना है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार दरोगा मेंस और बीपीएससी में पूछा गया है कि जब बाजार में इन्फ्लेशन और रिसेशन होगा तो इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब बाजार में मुद्रा का वैल्यू कम जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाता है। और रिसेशन का मतलब बाजार में वस्तु होगा लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि परचेजिंग पैरिटी पावर कम होता है। तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से बाजार की वस्तु क्या होती है? महंगी होती है। अभी हमने बताया कि मुद्रा के वैल्यू कम जाएगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा, अर्थात महंगी हो जाएगी। इसी को महंगाई भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट। लगातार बढ़ती कीमत को क्या बोला जाता है? इसी को महंगाई बोला जाता है, मुद्रास्फीति यही बोला जाता है। 3 से 7 के बीच में इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, 7 से अधिक हो जाएगा अति महंगाई हो जाती है, 3 से कम हो जाएगा मंदी की स्थिति आ जाती है। दोनों ठीक नहीं है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 3 से 7 के बीच में इन्फ्लेशन ऑलरेडी होना चाहिए, जिसमें डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो ऑलरेडी देनदार की सबसे अधिक हानि होती है, क्योंकि उस समय ऑलरेडी रुपया का वैल्यू जो है वो कम हुआ रहता है। इस कारण से देनदार की हानि सर्वाधिक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से हानि किसको होगा? तो देनदार को, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो ये ऋणी होता है, इसको लेनदार बोला जाता है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी का उच्च स्थिति क्या कहा जाता है? इसी को तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। हमने भी क्या बताया? इन्फ्लेशन और रिसेशन क्यों स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, और यहाँ मुद्रास्फीति और बेरोजगारी कह रहा है। तो देखिए, रिसेशन होगा,
बाजार में वस्तु रहेगा नहीं बिकेगा, कारखाना से सामान आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कारखाना में क्या होगा, बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, ऑलरेडी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो बाजार में दोनों होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, रिसेशन भी कहा जा सकता है, बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। और ये दोनों के साथ यदि मुद्रास्फीति जुड़ जाएगा तो स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बजट के माध्यम से रोका जा सकता है। बजट के माध्यम से सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, खर्च को कम कर देगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। प्रत्यक्ष कराधान, टैक्स को बढ़ाने के बाद सरकारी व्यय में कटौती, यही मैं दोनों बोला अभी, ठीक है। तो इनमें से सब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, डिमांड में ऑलरेडी कंट्रोल करेगा, बिल्कुल सही है। ऑलरेडी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करेगा, बिल्कुल सही है। वस्तुओं को राशनिंग करेगा, बिल्कुल सही है। ब्याज दर में कमी करेगा यार, तो ऑलरेडी और तो मार्केट में पैसा चला जाएगा, तो ये तो कंट्रोल नहीं, ये तो डिसकंट्रोल हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। उत्तर हो जाएगा सी। ब्याज दर में बढ़ोतरी होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए, उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मुद्रा और बैंकिंग पढ़ रहे हैं, इसका क्रैश कोर्स भी जारी है। क्रैश कोर्स से जुड़िए, लाभ उठाइए। इसके अलावा करंट अफेयर का भी पैकेज तैयार है, आप लोग जुड़िए और गर्दा लाभ उठाइए। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर हम मुद्रास्फीति को साप्ताहिकी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि सप्ताह में कितना इन्फ्लेशन रहा है, कितनी महंगाई रही है, कितना मुद्रास्फीति रहा है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक शून्य हो, बिल्कुल, और शून्य होगा, इसका स्थिति ठीक ठाक नहीं रहेगी, इसलिए मुद्रास्फीति शून्य नहीं होना चाहिए। मुद्रास्फीति के स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? मुद्रा मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हम आसानी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ध्यान में रखना है। इसके लिए मनी सप्लाई मेथड हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया मनी सप्लाई मेथड। मनी सप्लाई मेथड में होता है M1, M2, M3, M4। M1 का मतलब क्या? M1 का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी जितना बैंक के पास, जितना पब्लिक के पास कैश है और बैंक के पास ऑलरेडी सेविंग अकाउंट में जमा है और RBI के पास जो रिजर्व है, तीनों को मिला दिया जाए तो वो M1 होता है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। M1 और सबसे तरल मुद्रा यही है, यानी बाजार में प्रचलित मुद्रा यही है जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक तरल पूछेगा तो M1। और किस संगठन में मुद्रा विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? ब्रॉड मनी उसको कहा जाता है, M3 को कहा जाता है, क्योंकि M3 बराबर M1 प्लस बैंकों में जो भी FD होता है उसको मिला दिया जाता है, ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी इसे विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। M3 का मतलब इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न प्रकार का FD इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा आपूर्ति में M3 में किससे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति में ऑलरेडी M3 में हम ऑलरेडी डाकघर का मांग जमा को शामिल नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। डाकघरों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है मांग जमा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मुद्रा, इसका मैं टोटल डिस्कशन दे चुका हूँ क्रैश कोर्स में। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति ये कब होगा? मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होगा। चलो, किस घटक में भारत के विदेशी भंडार में वृद्धि का प्रमुख योगदान किया गया है? किस घटक में भारत में विदेशी मुद्रा का वृद्धि में प्रमुख योगदान किया गया है? तो पहला रुपये का मूल्यन होगा। रुपये का मूल्यन होगा तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि स्वदेशी मुद्रा का वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सापेक्ष कम जाता है तो निर्यात बढ़ेगा, आयात कमेगा,
तो निर्यात बढ़ेगा, तब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। रुपये का पूर्ण परिवर्तन होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इनमें से सभी। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज़ का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी मुद्रा किसी देश की मुद्रा से आदान प्रदान हो सकता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? देश के किस घटक को विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित किया जाता है? तो पहला, आरबीआई का विदेशी मुद्रा पर परिसंपत्ति, बिल्कुल। आरबीआई का स्वर्ण भंडार, बिल्कुल। रुपये का पूर्ण परिवर्तन, बिल्कुल। ये सब हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि भारत में रुपया का आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? तो डॉलर से संबंधित है। हम लोग डॉलर से इसका तुलना करते हैं, बार बार तुलना करते हैं, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावे बहुत सारी चुनी हुई विदेशी मुद्रा है, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। एक से अधिक मुद्रा के माध्यम से हम एक्सचेंज रेट तय करते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब किया गया? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का जो चलन किया गया था वो आपको ऑलरेडी ये आपका हो जाएगा, इसमें होना चाहिए आपको ऑलरेडी 1806। पेपर मनी का प्रचलन 1806 में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पे हम लोग खर्च करते हैं? तो हम जानते हैं कच्चे तेलों के आयात, पेट्रोलियम पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट, काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा क्या है? ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि वैसी मनी जिसे बताया नहीं गया हो और छुपाया गया हो और इस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा हो, इसे ब्लैक मनी कहा जाता है। यह बिन बताई गई छिपाई गई आय है, ऑलरेडी बी। अवमूल्यन शब्द का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा के वैल्यू को जानबूझकर कम करना ताकि निर्यात बढ़े, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े। उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार बैंकिंग से हमने लगभग 50 क्वेश्चन इसमें डाला है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ध्यान में रखना है। और इसी के साथ एंड होता है। और इस प्रकार ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का टेस्ट एंड डिस्कशन जुड़ा हुआ है और इसके अलावा क्रैश कोर्स भी हमने शुरू किया है जिसमें सभी को आसानी से ऑनलाइन स्टडी किया जाएगा और बड़ा आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आती है। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ। इसे बार बार सुनिए, कमेंट कीजिए। इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछा जाता है लगभग 20 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें 3 से 4 प्रश्न इस चैप्टर से होगा, ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। मैं संजय कुमार।